रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से स्वस्थ रहना ही स्वास्थ्य कहलाता है। हमने शारीरिक रोगों के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं मानसिक रोग। हमने कहाँ पे छोड़ा था दूसरे पिछली क्लास में, कहाँ, उसके आगे से रीडिंग कीजिए। मानसिक बीमारी जैसे संरचनात्मक, रासायनिक या आनुवांशिक, यहाँ से हमने छोड़ा था। याद है, आपने मार्क डाउन किया था? मानसिक रोग है इस, चलिए मानसिक रोग से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। कोई रीडिंग करेगा? अलका जी, आप भी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। कोई रीडिंग मैम सॉरी, करेगा? पीडीएफ तो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है मैम। पीडीएफ नहीं मिला अभी आपको? नहीं मैम। अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन कैमरा ऑन कर लीजिए। कर सकती हैं? नहीं? बिल्कुल कर सकती हूँ, बस मैम हाँ, रास्ते में हूँ, एक बार पहुंच जाऊँ 10 मिनट में, उसके बाद करती हूँ मैम। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, कोई ओके बात नहीं। ओके। हाँ जी, रीडिंग कोई करेगा? मानसिक रोग, यहाँ से ये पूरा पैराग्राफ स्टार्टिंग से शुरू करिए। चलिए ठीक है, मैं पढ़ती हूँ इसे। मानसिक बीमारी या भावनात्मक विकलांगता संज्ञानात्मक शिथिलता बीमारियों की श्रेणी का सामान्य व्यापक स्तर है, जिसमें भावनात्मक या भावनात्मक अस्थिरता, व्यवहारिक असंतुलन और या संज्ञानात्मक शिथिलता या क्षति शामिल हो सकती है। विशिष्ट बीमारी के नाम से ज्ञात मानसिक बीमारियों में अत्यधिक हताशा, सामान्यकृत दुश्चिंता विकार, खंडित मनस्कता और ध्यान का अभाव, अति सक्रियता विकार जैसे कुछ नाम शामिल हैं। मानसिक बीमारी जैविक जैसे संरचनात्मक, रासायनिक या आनुवांशिक या मनोवैज्ञानिक जैसे मूल आघात या संघर्ष हो सकता है, या किसी व्यक्ति के कार्य करने या विद्यालय जाने की क्षमता को प्रभावित करता है और रिश्तों में समस्याएं उत्पन्न करता है। रोगों का, अब मैं आपको इस पे बता रही हूँ, रोगों का मूल कारण हम ही हैं। और मतलब इस धरती पे ऐसा कोई नहीं है जो हमें दुख पहुंचा सके या हमें सुख पहुंचा सके, क्योंकि हम अपने प्रति उत्तरदायी नहीं होते। हम इसे दूसरों को, अपनी गलतियां या अपने दुख सुख दूसरों पर डालते हैं। हम सोचते हैं इसकी वजह से ऐसा हुआ, हम बीमार हैं, हम इसकी वजह से ऐसे बीमार हुए, या इसने हमें इतना क्रोधित कर दिया या हमें इतना तनाव दे दिया कि जिसकी वजह से हम बीमार हुए। लेकिन इसका मूल कारण है कि हम खुद अपने जिम्मेदार हैं। अगर हम अपने आप को संतुलित बना लें, संतुलित आहार लें और अपने मन विकारों पे विजय को अच्छी तरह समझ लें, तो कोई नहीं हमें बीमार कर सकता, ना कोई हमें तनाव दे सकता। मानसिक रोग शारीरिक रोगों से भी गहरे होते हैं। शरीर की बीमारियां या चोट तो हमें दिख जाती हैं, लेकिन मानसिक रोग एकदम से हमें समझ नहीं आते। ये हमें धीरे धीरे पता चलते हैं, जब ये अपनी गहरे मन के अंदर या हमारे मस्तिष्क में अपनी जड़ें गहरी कर लेते हैं, तब हमें दिखते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कोई एक टेस्ट है, हमने अपना यूपीएससी का या कोई बड़ा एग्जाम देना है हमने, और हम क्या करते हैं, उसकी तैयारी हम धीरे धीरे करते हैं, सोचते हैं चलो आज नहीं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, या हम बहुत मेहनत करते हैं और हम उस टेस्ट में पास नहीं होते, तो हमें क्या होता है, धीरे धीरे मानसिक तनाव शुरू हो जाता है, हमें टेंशन शुरू हो जाती है। फिर मानसिक तनाव मतलब वो टेंशन हमारा एकदम से बहुत परेशान करने वाली होती है, और धीरे धीरे वो हमारे व्यवहार में रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाती है। हम बात बात पे गुस्सा करते हैं, बात बात पे चिड़चिड़ाते हैं, बात बात पे दूसरों से झगड़ा करते हैं। और मानसिक रोग जो होते हैं, उसका मूल कारण है कि हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही, जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा। इस वजह से हमारा मन दुखी होता है, हमें गुस्सा आता है और हम किसी ना किसी बात से परेशान हो जाते हैं और अपना गुस्सा दूसरों पे, अपनी फ्रस्ट्रेशन दूसरों पे निकालते हैं। कभी झगड़ के, कभी जोर से बोल के, कभी गुस्सा करके, या कभी एक बार एकदम से अपने आप को अकेला करके, या बिल्कुल चुपचाप रहकर। तो ये सब हमारे मानसिक विकार हैं। और हम क्या करते हैं, इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं। जैसे ये ऐसे कर रहा है, या इसके पास ये चीज है हमारे पास नहीं है, या ये ऐसे है, इसने इतना सब कर लिया, इतना सब अचीव कर लिया, अपना बहुत अच्छा सा कर लिया, और हमारे पास तो ये नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मानसिक रोगों का मूल कारण होता है।
हमें पता नहीं चलता कि हम बीमारी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हम वास्तव में धीरे धीरे बीमारी की तरफ बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि ये हमारे व्यवहार में झलकने लग जाता है। उस व्यक्ति से चिढ़ना, वो व्यक्ति अगर अच्छा भी हो तो भी हमें अब अच्छा नहीं लगता। उस वक्त बार बार किसी बात पे गुस्सा करना, बार बार चिड़चिड़ाना, ये सब मानसिक बीमारी है। और मानसिक बीमारी को हम खुद ठीक कर सकते हैं, अपने आप को अच्छे से एक बार अपने मन को समझना, अपनी गलतियों पर नजर रखना कि हाँ हम ऐसा कर रहे हैं और हमें ये नहीं करना। ठीक है, क्या ये सबको समझ में आ गया? क्या समझ में आ गया सबको? आवाज नहीं जी आ मैम। रही मुझे। जी मुझे जी लग जी रहा है समझ में आ कि गई। मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। अच्छा ठीक है, अब जो हमारा है, हाँ, मानसिक विकार कितने प्रकार के होते हैं, इनको किस नामों से जानते हैं? जैसे मानसिक विकार, मनोरोग, मनोवैज्ञानिक विकार, मनोविकृति, भावनात्मक विकलांगता। भावनात्मक विकलांगता जैसे हम किसी पे पूरी तरह डिपेंड हो जाते हैं मन से, या हमें कोई व्यक्ति बहुत अच्छा लगता है, उससे वो हमसे अगर बात करना, हमारे कोई मित्र, हमारा कोई दोस्त, वो अगर हमसे बात करना बंद कर दे तो हमें लगता है कि जैसे हम हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम बड़े परेशान हो जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, वो हमसे बात क्यों नहीं कर रहा, क्या हो गया, हमारे बच्चे, हम मतलब भावनात्मक रूप से पूरी तरह किसी पर डिपेंड होना ही भावनात्मक विकलांगता कहलाती है। इज दैट क्लियर? और ये धीरे जी धीरे हम जो हमारे मानसिक विकार होते हैं वो अगर हमारे व्यवहार में झलकने लग जाते हैं जब, तो वो पागलपन की एक श्रेणी में आ जाते हैं। कहते हैं ना, अरे ये तो पागल है, बात बात पे गुस्सा होता है, अरे कोई नहीं, इसका तो ऐसे ही दिमाग खराब है, ये तो ऐसे रहता है। हम आम बोलचाल में कहते हैं ना इस बात को। तो हमें इसके प्रति सचेत रहना चाहिए, मन के अंदर किसी भी कुंठा को नहीं पालना चाहिए जो हमारे व्यवहार में झलकने लग जाए। अगला है स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारक। अब पीडीएफ वगैरह सबके पास होगी तो सारे उसको प्रिंट आउट करवा लीजिए। अब इसको कोई रीड करेगा, स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारक, या मैं ही रीड करूं? स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारक लोगों के स्वास्थ्य का निर्धारण करने वाली सामाजिक स्थितियां हैं। बीमारियां आमतौर पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और पर्यावरण परिस्थितियों से संबंधित होती हैं। स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों की पहचान कई स्वास्थ्य संगठनों जैसे पब्लिक हेल्थ एजेंसी ऑफ कनाडा और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्वस्थता के सामूहिक और व्यक्तिगत को प्रभावित करने के लिए की गई है। स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारक कौन से होते हैं? जो हमें समाज से मिलते हैं, जैसे आय का स्रोत, सबको जीविका, ये भी स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। अगर जीविका अच्छी होगी तो व्यक्ति अच्छा कमाएगा, अच्छा खाएगा और अपने परिवार के लिए जो भी मूलभूत आवश्यकताएं होगी उसे पूरी कर पाएगा, और मन से भी स्वस्थ रहेगा, बुद्धि से भी स्वस्थ रहेगा, क्योंकि ज्यादा चिंताएं नहीं होंगी, ये भी करना है, वो भी करना है। और दूसरे क्या होते, आर्थिक कारण, अच्छी कमाई होना और घर को अच्छी तरह व्यवस्थित करना, काम धाम अच्छा होना। राजनीतिक कारण, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, हमारी सरकार की तरफ से हमें जो भी स्वास्थ्य सेवाएं, जैसे पार्क बनवाना अलग से, जिस बच्चों का खेलना और सुविधाएं प्रस्तुत करवाना, पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा, ये सारी राजनीतिक स्वास्थ्य संबंधी उसके अंतर्गत आती हैं। आगे है हमारा पर्यावरण स्वास्थ्य परिस्थितियां। पर्यावरण परिस्थितियां होती हैं जैसे सर्दी, गर्मी, बारिश, तेज बारिश, इन सब से हमारा बचाव। पर अचानक से मौसम बदलता है तो हम लोग बीमार हो जाते हैं, या तेज, कभी किसी को गर्मी, तेज गर्मी के कारण बुखार आ जाना, तेज सर्दी के कारण बुखार आ जाना, इन सब का भी रोकथाम और इनके बारे में अच्छी तरह समझना, इन सब के बारे में हमें ज्ञान होना, ये पर्यावरण संबंधी परिस्थितियां होती हैं। रोगों के कारक, रोग उत्पन्न, आज तो मैं रीड कर रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम में से आप में से कोई ना कोई रीड करेगा, इसकी तैयारी मैम। करके आइएगा। हाँ जी। मैम मैम स्क्रीन को स्क्रॉल कर दीजिए तो रीडिंग मैं भी ओके कर ओके सकती ओके हूँ। ओके ओके, हाँ, ओके ओके। रोगों के कारक हम पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों के पास पीडीएफ तो पहुंच गई होगी ना? मैम वो बस प्रिंट आउट नहीं आ पाए हैं अभी। ओके ओके, चलिए कोई बात नहीं। अब नजर आ रहा है, जी जी आ रहे हैं। स्क्रीन पे सब रिफ्लेक्ट हो रहा है ठीक से? जी ओके। मैम जी ठीक है। मैम रोग, अगर हो सके तो एक बार और पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा।
हाँ ठीक है, मैं आज सर से शुक्ला सर से बोलती हूँ, वो आपको पीडीएफ भेज देंगे। ओके मैम, थैंक यू। हाँ, ग्रुप आप लोग ग्रुप में है, ग्रुप को चेक कीजिए, उन्होंने मेरे ख्याल से 1-2 बार पीडीएफ शेयर की है, पर फिर भी मैं एक बार और रिमाइंड करा दूंगी उन्हें। ओके मैम। हाँ, रोगों के कारक। रोग उत्पन्न करने वाले कारकों को रोगजनक पैथोजन कहते हैं, जैसे जीवाणु, विषाणु, वायरस, प्रोटोजोआ, कवक इत्यादि। कुछ रोग अनुवांशिक कारणों से भी उत्पन्न होते हैं। रोग कारक निम्नलिखित हैं: जैविक कारक, विषाणु, जीवाणु, कवक, माइकोप्लाज्मा, प्रोटोजोआ, हेलमिन्थोस तथा अन्य जीव जो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं। अब उनके विषय में हम पढ़ रहे हैं। रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं को जीवाणु, विषाणु या जैसे वायरस, जो सबसे बड़ा वायरस जैसे अभी हमने अपना देखा था कोरोना वायरस, जिसके कारण हम बहुत सारी बीमारियां, बहुत जनमन की हानि हुई थी, सब हमें सभी जानते हैं। दूसरा है खांसी जुकाम, और प्रोटोजोआ मतलब जो खाने के कारण हमारे शरीर के अंदर आता है। कवक जो पानी के अंदर जो बीमारियां बन जाती है, गंदा पानी या बहुत देर तक रुका हुआ पानी पीना, इससे। अब हमारे हैं पौष्टिक तत्वों की कमी। जैविक कारक, विषाणु, जीवाणु, कवक, ये माइकोप्लाज्मा, प्रोटोजोमा, हेलमिन्थेस तथा अन्य जीव। पौष्टिक तत्वों की कमी: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, लवण तथा विटामिन की कमी। ये हमारे 6 कंपोनेंट्स हैं जो हमारे भोजन में शामिल होते हैं, और ये इनके बिना हमारे शरीर का स्वास्थ्य बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता। तभी तो लिखा है पौष्टिक तत्व। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, लवण और विटामिन सी हमारे शरीर का निर्माण करते हैं, और इनकी कमी से हमारे शरीर के अंदर पौष्टिक तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे हमारा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और हमें अनेक बीमारियां घेरने लग जाती हैं। अगला है भौतिक कारक: सर्दी, गर्मी, आर्द्रता, दबाव, विद्युत आघात, विकिरण, ध्वनि आदि। जैसे सर्दी के कारण होने वाली बीमारियां, ज्यादा गर्मी के कारण होने वाली बीमारियां, या मौसम बदलने के कारण होने वाली बीमारियां। आर्द्रता, नमी, जहां जहां नमी ज्यादा रहती है वहां के स्थानों पर रहने से लंग्स प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, नमी के कारण होने वाली बीमारी। विद्युत आघात मतलब बिजली का गिरना, बिजली के गिरने से या फिर करंट लगने से होने वाली बीमारियां। ध्वनि, बहुत तेज आवाज के कारण होने वाली बीमारियां, नॉइस पॉल्यूशन जिसे हम कहते हैं। आगे हैं हमारे यांत्रिक कारक: निरंतर अधिक समय घर्षण, चोट लगना, अस्थि टूटना, मोच आना आदि। निरंतर अधिक समय घर्षण का अर्थ है कि बार बार जब हम काम करते तो हमारे शरीर में हड्डियों में एक गैप, जिसे कहते हैं ना, गैप आ जाना, या फिर स्लिप डिस्क हो जाना। वजन उठाने से हमारी कमर में, रीढ़ की हड्डी में स्लिप डिस्क हो जाना, चोट लगने से, या फिर हमारी हड्डी टूटने से, या फिर मोच आने से, ये हमारे यांत्रिक कारण होते हैं। रासायनिक कारक: यूरिया तथा यूरिया अम्ल, रासायनिक प्रदूषक जैसे पारा, सीसा, ओजोन, केडियम, निकिल, कोबाल्ट और आर्सेनिक आदि। रासायनिक कारक: यूरिया, जो हम खाद हमारे भोजन में होती है, ज्यादा खाद का इस्तेमाल करने से भी भोजन की पौष्टिक तत्व कम हो जाते हैं, और वो हमारा खाना हमें शरीर को अच्छा सा नहीं रहता, हमारे लिए सेफ नहीं रहता वो खाना। आजकल देखते हैं ना, दवाइयां, फल वगैरह जो पकाते हैं कार्बोनेट से, वो फल पे दवाई लगी रह जाती है, और हम लोग कई बार क्या होते हैं, जल्दी में अच्छे से धो भी नहीं पाते, और वैसे ही छिलके या वैसे ही खा लेते, उसके कारण जो जहर हमारे शरीर में जाता है, उसके कारण हमारी बीमारियां होना। सीसा, पारा, पारा जानते हैं जो थर्मामीटर में होता है। कई बार बच्चे या कोई भी पहले टेम्परेचर चेक करने के लिए डाला मुंह में, और कट हो गया या जरा सा कहीं लग गया, उसके कारण बहुत खतरनाक बीमारी है, ठीक होना बहुत मुश्किल है, होते भी नहीं ठीक लोग। ओजोन, जो वायुमंडल के अंदर जो भी किरणें हैं, ओजोन किरणें हैं, गर्मी के कारण होती है, उनसे जो हमारे स्किन की एलर्जी, स्किन रैशेज हो जाते हैं, या हमें लू लग जाती है, ये ओजोन कारण है। और निकिल, ये सब धातुओं से होने वाली, आर्सेनिक जो हम, वही हो गया कार्बोनेट, जैसे खाना पकाने में जो काम होने वाली दवाइयां होती हैं, जो स्टोरेज के लिए हम दवाइयां खाना रखते हैं, उसके अंदर जो हमें दवाइयां इस्तेमाल करते हैं कि खाना हमारा लंबे समय तक स्टोरेज रहे, वो भी हमें नुकसान पहुंचाती हैं। पदार्थों की अधिकता: अधिक भोजन खाने से, हार्मोन के अधिक स्रावण से, प्रदूषकों की अधिकता से रोग उत्पन्न होते हैं। पदार्थों की अधिकता का अर्थ है हम ज्यादा भोजन कर लेते हैं,
कुछ हमें खाना बहुत अच्छा लगा या कोई हमारा मनपसंद का बना, हमने ज्यादा खा लिया, जरूरत से ज्यादा खा लिया, तो उस खाने को पचाने के लिए हमारे हार्मोन सिक्रेट होते हैं, लेकिन वो इनबैलेंस कर देते हैं। वो उनकी हमारे खाने की सारी ऊर्जा, हमारे शरीर की सारी ऊर्जा उस भोजन को पचाने में लग जाती है, और उससे क्या होता है, हम सुस्त रहने लग जाते हैं, बिल्कुल सुस्त एकदम से। आज तो, अरे आज इतने सुस्त क्यों हो? भाई ज्यादा खा लिया इसलिए हमें नींद आ रही है, हमें आलस आ रहा है। तो ये क्या है, पदार्थों की अधिकता से, और धीरे धीरे वो खाना पचता नहीं है, वो हमारी बड़ी आंत में फंसा रह जाता है, और उसके कारण हमें अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। इज दैट क्लियर? यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस नेक्स्ट है मैम। रोग। हाँ, ओके। नेक्स्ट है रोगों का वर्गीकरण। कारकों के आधार पर रोग दो प्रकार के होते हैं, जैविक जीवाणुओं से होने वाले रोग तथा अजैविक निर्जीव वस्तुओं से होने वाले रोग। जैविक रोग कवक, जीवाणु, विषाणु, माइक्रोप्लाज्मा, और अजैविक कारक है ताप, आर्द्रता, नमी। जैविक कारक तो भी जैसे हमने पहले बताया आप लोगों को कि कोई ऐसा खाना है जो रखा रहा समय और उस पे फफूंदी लग जाती है, देखा होगा आपने, कोई चीज थोड़ी देर पड़ी रहे ज्यादा दिन तक तो उसमें फफूंदी लग जाती है, और ऐसा खाना खाने से हमें ऑटो बीमारी ही होनी है, ये हमारे लिए कुछ फायदेमंद नहीं होता। बैक्टीरियल और कोई चीज है जो बहुत टाइम तक बाहर रखी हुई है, बाहर का हम जब खाना खाते हैं तो उस पे मक्खियां वक्खियां बैठ जाती हैं, वो हम फ्रूट्स या कुछ भी चाट वगैरह जो हम बड़े शौक से खाते हैं कई बार, लेकिन थोड़े दिन बाद बीमार हो जाते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि हमने ऐसा क्या खाया। हम तो खाना खा रहे हैं अच्छा घर का, लेकिन फिर भी बीमार हो गए, लेकिन हमें ये ध्यान नहीं रहता कि हमने बाहर कुछ ऐसा खाया था जिसपे मक्खी वगैरह बैठी रहती है, या कुछ ऐसा होगा जो हम बीमार हुए। बाहर का खाना अक्सर बीमारी करता है। कई बार हम क्या करते हैं, घरों में भी प्याज है, प्याज को काट के रख देते हैं कि खाना खाएंगे, हमने 10 15 20 मिनट रख दिया पहले उसको काट के, कि हम जब खाना खाएंगे तो हम इसको खा लेंगे, लेकिन वो भी बैक्टीरिया को ऑब्जॉर्व करता है, वो भी बीमारी का एक कारण बनता है। ये चीजें हमें जल्दी से नहीं पता होती कि कटा हुआ प्याज ज्यादा देर तक रखा खाना भी हमारे लिए नुकसानदायक है। वायरस, जैसे सर्दी खांसी के वायरस होते हैं, और अभी कोरोना तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जुकाम जो होते हैं, इन्फ्लुएंजा हो जाता है हमें, एक दूसरे से होता है। माइक्रोप्लाज्मा जो शरीर के छोटे छोटे कीटाणु होते हैं जो हमें दिखते नहीं है, वो हमारे भोजन के अंदर आ जाते हैं। और अजैविक कारक होते ताप, एकदम से ज्यादा गरम गरम खा लेना या बहुत ज्यादा ठंडा खाना, वो भी हमारे सेहत के लिए नुकसान करता है। आदतन नमी, नमी बिल्कुल जहाँ पे नमी होती है बिल्कुल एकदम से वहां पे रखा हुआ हमारा खाना भी हमारा खराब होता है। अब हमारा नेक्स्ट है परिचय। हमने पढ़ा ना, अब रोग जो है उन रोगों के विषय में हम पढ़ेंगे। हमारा एक रोग है अनिद्रा रोग, नींद ना आना। इसका परिचय है, अनिद्रा या सोने में असमर्थता एक विकार है जिसे नींद न आना या लंबे समय तक न सो पाने की समस्या से जाना जाता है। अनिद्रा में सामान्यतः संकेत और लक्षण दोनों पाए जाते हैं, जिसमें सोने में लगातार परेशानी के साथ कई नींद की चिकित्सा और मनोरोग विकार जुड़े हैं। कुछ व्यक्ति हाँ जी, सॉरी, कुछ कह रहे हैं? सोने में असमर्थता एक विकार है, जब हमें नींद नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको नींद नहीं आती, और काफी टाइम तक, 1 2 दिन ही, उन्हें काफी टाइम ऐसा हो जाता है कि उनको नींद नहीं आती, और फिर धीरे धीरे वो नींद आने की दवाइयां लेने शुरू कर देते हैं, जो कि ये एक बहुत बड़े परेशानी का, बहुत बड़े रोग का कारण है। जब सोने के बाद हम जागते हैं तब विशिष्ट रूप कार्यात्मक या कार्य करने में हमें नुकसान होता है, इसे अनिद्रा कहा जाता है। हम थोड़ा बहुत चलो सो गए, दवाई खा के सो गए, लेकिन जब हम जागते हैं तब भी हम अपने आप को स्वस्थ महसूस नहीं करते, हम अपने आप को थका हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि हमें स्वाभाविक नींद नहीं आती। हमने भले ही मेडिसिन ले ली हो, लेकिन फिर भी हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहता, थका हुआ रहता है, और हम अच्छे से मतलब काम नहीं कर पाते। अनिद्रा जो है किसी भी उम्र में हो सकती है, लेकिन विशेषकर बुजुर्गों में बेहद सामान्य है। अनिद्रा रोग जो इंसोमेनिया है वो किसी भी रूप में किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है, लेकिन बुजुर्गों में बेहद सामान्य है। बुजुर्गों में बेहद सामान्य क्यों है? हम देखते हैं हमारे घर के बुजुर्ग हैं, उनको नींद बहुत कम आती है। ऐसा क्यों है?
क्योंकि उनकी कार्य क्षमता कम हो जाती है, वे काम ज्यादा नहीं कर पाते, उनका स्वास्थ्य बहुत कमजोर हो जाता है वृद्ध अवस्था के कारण, जिसके कारण उनकी नींद पर भी इसका असर पड़ता है। हम देखते हैं जब जो व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, अपने शारीरिक मेहनत ज्यादा करते हैं, उनको नींद तुरंत आ जाती है। आपने देखा होगा मजदूरों को, वो मतलब कहीं भी अपना सर के नीचे थोड़ा सा कुछ रखा, थोड़ा बहुत, और वो अपना वहीं पर सो जाते हैं, पत्थरों पर भी सो जाते हैं, क्योंकि शारीरिक कार्य क्षमता, शारीरिक परिश्रम इसमें बहुत लाभदायक होता है। अब ये नहीं कि हर कोई ऐसा करे, अपने अपने कार्य के अनुसार सभी लोग करते हैं, लेकिन एक अच्छा सा उदाहरण है कि बुजुर्गों में नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि उनकी शारीरिक क्षमता कम हो जाती है, उनके ऑर्गन्स भी वीक हो जाते हैं, खाना पचाना सब उनका कम हो जाता है, इसका भी असर उनकी नींद पर पड़ता है। अल्प अवधि या तीव्र निद्रा, यह 1 महीने से कम अवधि तक अच्छी नींद में असमर्थता है। जब नींद की शुरुआत या नींद को बनाए रखने में कठिनाई होती है, या नींद जो कि स्फूर्ति के बिना या खराब गुणवत्ता के साथ होती है, तब अनिद्रा उपस्थित होती है। कहते हैं नींद अल्प अवधि या तीव्र निद्रा, कई बार क्या होता है कि हम नहीं सो पा रहे, तो ऐसा 1 दिन 2 दिन 5 दिन 7 दिन, लेकिन ये बीमारी कब बनता है, जब इसको 20-22 दिन से ज्यादा दिन हो जाते हैं, तब हमें एकदम से सचेत हो जाना चाहिए कि ये हमारा एक मनोरोग बनता जा रहा है और नींद न आने की हमें बीमारी बनती जा रही है। इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। क्या प्रयास करना चाहिए? एक तो हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए, क्योंकि नींद कब नहीं आती, जब हम बहुत तनाव में होते हैं, जब हम किसी बात को लेके बहुत चिंतित होते हैं और उस बात पे हम लगातार विचार करते रहते, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, या हमारे अनुसार ये काम क्यों नहीं हुआ, हम ऐसा काम करना चाहते थे, ऐसा क्यों नहीं हुआ, तब भी हमारा इसका असर हमारी नींद पर पड़ता है। व्यक्ति जब सोने जाता है ना, तो वो पूरी अपनी दिनचर्या को एकदम से रिवाइंड करता है, क्या हुआ, कोई एक एक बात होती है उसको पूरा दिन परेशान करती है, चुपके चुपके, मतलब वो हमारे व्यवहार में नहीं झलकती, लेकिन हमारे दिमाग में होती है, अरे यार इसके कारण ऐसा हुआ और हमारा ये काम खराब हो गया, या ये वाली बात है जो मुझे बहुत परेशान कर रही है, मुझे इस बात का बहुत टेंशन है कि मेरा ये काम ठीक से नहीं हुआ। और वो धीरे 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 जब हम सोते हैं, तो वो एकदम से वो हमारे दिमाग में हावी हो जाती है, क्योंकि हमारा काम बिल्कुल, शरीर अब बिल्कुल ठीक है, हमें और कोई काम नहीं करना, हम अपने बिस्तर में है, शरीर की कोई एक्टिविटी नहीं है, तो एक तरफ से फ्री होगी, पूरी एनर्जी हमारी उस बात पे लग जाती है, हमारा पूरा स्नायु तंत्र, हमारे पूरे विचार उस एक विचार पे केंद्रित हो जाते हैं कि हमारा ये काम क्यों नहीं हुआ, हम ऐसा चाहते थे, या हमने ऐसा करना है, या हमें ये परेशानी, हमारा उस एक परेशानी पे लग जाती है हमारी सारी ऊर्जा, जिससे कि हमें नींद नहीं आती, और हम सोचते हैं हम इसे छोड़ दे, जितना हम सोचते हैं छोड़ दे, लेकिन वो नहीं छोड़ पाते, वो उतनी ही ज्यादा हम पर हावी हो जाती है। इसे भी क्या कहते हैं, अनिद्रा, इससे भी हमारा नींद न आने की हमें बीमारी हो जाती है। दैनिक प्रणाली में समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अल्प अवधि या तीव्र अनिद्रा को अल्पकालिक अनिद्रा या तनाव संबंधी अनिद्रा के नाम से भी जाना जाता है। चिरकालीन या दीर्घकालिक अनिद्रा, यह 1 महीने से अधिक समय तक रहती है या किसी अन्य विकार या प्राथमिक विकार के कारण भी हो सकती है। तनाव वाले हार्मोन के उच्च स्तर से पीड़ित लोगों के साइटोकिस के स्तर में बदलाव के कारण चिरकालिक या दीर्घकालिक अनिद्रा से पीड़ित होने का जोखिम अधिक होता है। इसका प्रभाव इसके कारणों के आधार पर अलग अलग हो सकता है, उसमें मांसपेशियों में थकान, मतिभ्रम और या मानसिक थकान शामिल हो सकती है। जो लोग इस विकार से पीड़ित हैं, उन्हें मतिभ्रम होता है, उनमें वास्तव में जो वस्तु नहीं होती और किसी वस्तु में उसके होने का आभास या एहसास होने लगता है। चिरकालीन या दीर्घकालीन अनिद्रा दोहरी दृष्टि उत्पन्न करती है। इसका क्या अर्थ है कि कोई ऐसी बात हम जिससे हम डरे होते हैं, जैसे कई लोगों को फोबिया होता है, कई लोगों को अंधेरे से बहुत डर लगता है, या कई लोगों को ट्रैवल करने से बहुत डर लगता है। हम ट्रैवल करेंगे तो हो सकता है हमें चोट लग जाए, या हमें कोई ऐसा नुकसान हो जाए कि हम बचे ना, या कोई हमारा अपना, हम किसी अपने को बाहर भेजते हुए डरते हैं, नहीं ये बाहर जाएगा, इसको चोट लग जाएगी, इसको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये एक तरह से फोबिया होता है, जो धीरे धीरे हम पे इतना हावी हो जाता है कि उससे हमें नींद नहीं आती, या और एक मनोविकार का रूप रख लेता है। हर व्यक्ति को किसी न किसी चीज से डर लगता है। जैसे कि भाई हम बच्चे स्टूडेंट होते हैं कि पढ़ने का डर, अरे मैथ से डर लगता है कई लोगों को कि हम पढ़ रहे हैं, हम पता नहीं हम इसमें अच्छा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे,
हम मेहनत पूरी कर रहे हैं मैथ्स में, लेकिन मैथ्स में हमारे नंबर नहीं आ पा रहे क्योंकि हमारा फोबिया उस मेहनत को अच्छे से नहीं करने दे रहा। हमें डर है, हमें आत्मविश्वास में हमारे कमी आ जाती है। धीरे धीरे इसका प्रभाव हमारी नींद पे पड़ता है और मति भ्रम जैसी स्थिति हो जाती है। हम कंफ्यूज से हो जाते हैं। मति भ्रम मतलब कंफ्यूज हो जाना कि क्या हम सच है, और कोई भी बात हम करते हैं तो हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कर पाते। पता नहीं ऐसे है या शायद ऐसे है, कंफ्यूजन की स्थिति हमेशा बनी रहती है। इसके लक्षण कैसे हैं? सुबह में जल्दी उठ जाना और दोबारा सोने में असमर्थ होना। जब अनिद्रा की बीमारी हो जाती है तो हम किसी तरीके से चलो नींद आ गई, दवाई खा लिया तो, लेकिन वो बहुत एक लिमिट टाइम तक होता है। हम एक अच्छी नींद हमारी कितने तक या कितने घंटे की होती है बताइए आप? एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए कितने घंटे की नींद अच्छी होती है? क्योंकि आप सभी नेचुरोपैथी पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो सब जानते होंगे इस चीज के बारे में, तभी इस तरफ रुझान बढ़ा होगा। 6 to 8 आवर। हाँ जी, 6 घंटे। हाँ, 6 से 7 घंटे। 6 से 7। हाँ जी, 6 से 7 घंटे, राइट। तो सुबह हम उतनी नींद नहीं पूरी कर पाते और जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन हम चाहते हैं दोबारा सो जाएं, नहीं सो पाते। या कोई हमने अपने चिंता करते करते सो गए और ऐसे ही कोई डरावना स्वप्न देखा, या मन में अभी तक वैसे ही घूम रहा है, हमें वही दुश्चिंता घूम रही है, लेकिन हम सो रहे हैं। उसे भी पूरी तरह नींद नहीं होती, उसे भी गहरी नींद नहीं कह पाते, क्योंकि हमारा मन, अवचेतन मन कहीं ना कहीं जाग रहा है और हमें पता है कि हम इस बात पे चिंता करते करते सो गए, तो वो हमारी पूरी नींद नहीं हो पाती और हम जल्दी उठ जाते हैं। लेकिन अगर चाहते हैं कि अरे अभी थोड़ा सा लेथार्जिक फील करें, चलो 1 घंटा और सो जाते हैं, तो दोबारा नींद नहीं आती। आधी रात के मध्य में कई बार जागना, हाँ, जब नींद का बहुत गहरी नींद का समय होता है तब हम कई बार जागते हैं। क्यों? क्योंकि हमें नींद आ ही नहीं रही होती। तो जब नींद का बहुत गहरे समय, शरीर तो सोना चाहता है लेकिन मस्तिष्क बिल्कुल सक्रिय हो जाता है। हमारे हार्मोन्स जो होते हैं वो इनबैलेंस हो जाते हैं और वो हमें कई तरह के एंजाइम जो स्टेरॉइड होते हैं वो हमें नींद नहीं आती, नींद सोने नहीं देते। इससे क्या होता है, रात में लंबे समय तक जागना या फिर देर रात तक जागना। हम देर रात तक जागते हैं, जैसे फोन पे लगे रहना, देर रात तक जाना। नींद का एक टाइम होता है, अगर हम 10 बजे तक सो गए तो सो गए, हम 11 या 12 बजे तक हम जाग गए तो फिर हमें नींद नहीं आती। ये भी एक बड़ा कारण है, देर रात तक जागना भी नींद न आने की समस्या है। या खुद को इतना थका हुआ महसूस होना जिसकी वजह से हमें नींद नहीं आती। ये जो एक्सपर्ट जो है, क्या है ये, अपना माइक ऑफ कर लीजिए, माइक म्यूट कर लीजिए। ये जो एक्सपर्ट क्या है, इनका नाम, अपना माइक को म्यूट कर लीजिए। कैसे खेले लिया फिर खेलेगो 5 टका ही ना खेलेगो। नेक्स्ट है चिड़चिड़ा होना, कि जब हम किसी बात से बहुत परेशान होते हैं तो हमारे स्वभाव में ही चिड़चिड़ापन आ जाता है। किसी से हम नाराज होते हैं, किसी बात की हमें तकलीफ होती है, तो हमारे स्वभाव में ही ये रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है। हमारी टेंशन हमारे व्यवहार में रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाती है और हम चिड़चिड़ा जाते हैं। ज्यादा चिड़चिड़ा होने से भी इसका प्रभाव हमारी नींद पर पड़ता है। कारण, ये एक्सपर्ट जो है, ये अपना माइक को म्यूट कर लीजिए। सर आप, हाँ, ये एक्सपर्ट जो है अपनी माइक को म्यूट कर लीजिए। सुन रहे हैं मेरी बात को? सर ये लगता है कि ऑनलाइन आके और अपना चला के और अपना काम कर रहे हैं, सुन नहीं रहे बात को। पूरी क्लास इससे डिस्टर्ब हो रही है। कारण, तनावपूर्ण घटनाएं। यदि किसी व्यक्ति को तनावपूर्ण घटना के कारण अनिद्रा महसूस होती है, काम, धन या स्वास्थ्य के बारे में चिंता, किसी प्रिय के रोग से पीड़ित या मृत्यु होने पर, यहाँ तक कि शोर और प्रकाश में भी ये भी तनाव के कारण है। तनावपूर्ण घटनाएं, नींद न होने के कौन कौन से कारण है? बहुत सारे कारण है, जिसमें है एक तनावपूर्ण घटनाएं। जैसे किसी व्यक्ति को जब नींद नहीं आती तो उसके एक कारण ये भी हो सकता है कि उसको काम धंधे की कोई परेशानी हो सकती है,
या फिर उसको इतना काम होता है कि वो अपने काम में ही इतना बिजी हो जाता है कि वो टाइम पे सो नहीं पाता, या धन की समस्या कि मुझे जैसे बच्चे का एडमिशन कराना है, मुझे इतने पैसे जमा करने और अभी मेरे पास नहीं है, इस तरह की कोई समस्या, या फिर अपनी जरूरतों को पूरी कर। ये एक्सपर्ट जो है सर, इनको जरा एक बार बताइए जरा, ये मैं अपना माइक को म्यूट करें। देवनाथ सर, शुक्ला सर, शुक्ला सर, कैसे क्लास चलेगी ऐसे बताइए। चलिए, धन की समस्या, धन के बारे में चिंतन, बहुत ज्यादा चिंतन किया, या फिर ये कंपेयर करना कि मेरे पास भी ऐसा होना चाहिए, अगर उसके पास ऐसा है, या मैं उससे बेहतर करूं और अच्छा और ज्यादा धन कमाऊं। ये चिंता भी हमें हमारे अनिद्रा का एक बहुत बड़ा कारण है। देवनाथ सर मेरी बात, शुक्ला सर मेरी बात सुन रहे हैं? इनको एक्सपर्ट जो है इनको एक बार बताइए कि म्यूट करें, तुम समझ नहीं पा रहे इस बात को। और स्वास्थ्य के बारे में चिंता कि एक तो खुद का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, या फिर अपने किसी प्रिय के बारे में कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित है उसके बारे में चिंतित होना, या अपने स्वास्थ्य में कोई हमें ऐसी गंभीर बीमारी है उसके बारे में चिंतित होना कि हाँ हम क्या करें, कैसे करें, ये रोग कैसे ठीक हो। अधिक चिंता भी नींद न आने का एक बड़ा कारण है। या फिर अपने किसी, ये कैसे ठीक होगा? शुक्ला सर, ये एक्सपर्ट जो है सुन रहे हैं क्या बात को? म्यूट इस क्या क्लास में से इनको वो कर सकते हैं? ये सुन भी नहीं रहे, पता नहीं इनको आवाज ही नहीं जा रही। एक्सपर्ट जो भी है ये है, एक सेकेंड। एक सेकेंड में अभी। इनका तो कोई इलाज समझ नहीं आ रहा। चलिए ठीक है, हम बाद में बात करते हैं। मैं सर से बात कंप्लेन करूंगी इस बात की, क्लास में बहुत डिस्टरबेंस होती है ऐसे। और सर को फोन कर लीजिए आप। अभी करूंगी तो बेटा ये सब डिस्टर्ब हो जाएगा, ये यहाँ से दिखेगा नहीं किसी को, पता ही कोई नहीं। फिर 10 मिनट रह गए हैं बस, ठीक। सिर्फ 10 मिनट रह गए, हम अभी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखो प्लीज सभी लोग, एडमिन हाँ, ले लेना, सिंसियर होके पढ़िए। ऑनलाइन रह के और इस तरह शोर करने का कोई मतलब नहीं होता, प्लीज। अच्छा, हम नेक्स्ट, अब हमारा नेक्स्ट है, हाँ, या किसी हमारे इतनी प्रिय की डेथ होने पर भी हम लोग काफी टाइम तक टेंशन में रहते हैं। जो हमारा बहुत करीबी होता है उसके ना होने पर हमें बहुत ज्यादा चिंता होती है और बहुत ज्यादा हमारा मन उदास होता है। इस कारण भी हमारी नींद प्रभावित होती है। मानसिक स्वास्थ्य में अंतर्निहित समस्याएं सोने के पैटर्न को प्रभावित करती हैं और इसके कारण निम्नलिखित हैं। जैसे मनोदशा संबंधी विकार, जैसे कि अवसाद या द्विध्रुवी विकार। मनोदशा संबंधी विकार, अवसाद किसे कहते हैं? डिप्रेशन को। किसी एक बात को सोचना या अपने आप को दूसरे से कंपेयर करना, या अपने किसी प्रिय व्यक्ति से दूर हो जाना, या जो हम चाहते हैं उसे ना पाने से भी हमें डिप्रेशन हो जाता है। हम किसी एक डिप्रेशन क्या है, कोई डिस्क्राइब करेगा डिप्रेशन क्या होता है?
डिप्रेशन क्या होता है? मैडम मानसिक विकार। हाँ, मानसिक विकार होता है, लेकिन उसका हम कैसे पहचान करेंगे कि डिप्रेशन है ये? मानसिक विकार बहुत सारे होते हैं। वो उसका कार्य ठीक से नहीं करना, वो ठीक से चिड़चिड़ापन होना। हाँ, देखिए डिप्रेशन में क्या होता है, व्यक्ति गुमसुम रहने लग जाता है, अपने आप अलग थलग रहता है। डिप्रेशन के मरीज की पहचान होती है कि वो अलग थलग रहने लग जाएगा, चुप रहने लग जाएगा, खाने में रुचि नहीं, ठीक है खेलने मैडम, में ठीक है मैडम। या किसी काम में कोई रुचि नहीं। ये एक्सपर्ट जो है, ये अपने इसको म्यूट कर लो, अपने इसको माइक को। सुन रहे हो मेरी आवाज? पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है तुम्हारी वजह से। पता नहीं कैसे लोग ये समझते नहीं है। खैर, डिप्रेशन का जो मरीज होता है, वो आजकल बच्चों में ये बीमारियां बहुत ज्यादा देखी जाती हैं, क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं बच्चों पे एक नंबर गोल उनको दे देते हैं कि आपने अपनी पढ़ाई में इतने नंबर लेके आने हैं। देखा था ना, बीच में कुछ टाइम ऐसा चला था कि 10th और 12th के रिजल्ट के बाद बहुत सारे बच्चे सुसाइड करते थे, क्योंकि पेरेंट्स का उनपे इतना प्रेशर रहता था कि इतने नंबर आने हैं, आपको इतना करना है। नहीं, ऐसा नहीं। हर व्यक्ति अपनी अपनी कार्य क्षमता के कारण काम करता है। पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि बच्चे पर इतना प्रेशर ना डाले। हाँ, बच्चा मेहनत करे, इस पे पूरी नजर रखनी चाहिए। हमारा बच्चा पढ़ाई में पूरी मेहनत कर रहा है, इस पर पूरा ध्यान रखना चाहिए, उसका पूरा सपोर्ट करना चाहिए, इसका ख्याल रखना चाहिए। लेकिन उसको एकदम से बार बार ये टोकना कि इतने नंबर आने ही चाहिए, ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमें कोई कहे कि आपको इतना करना है, क्या हम उसको प्रेशर में नहीं आएंगे? हम लोग भी तो प्रेशर में आते हैं ना। हम कितने बड़े हो गए, हमारी मतलब 30-35 साल के से तो ऊपर ही एज होगी, 25 साल से तो ऊपर ही एज है। फिर भी अगर हमें कोई काम देता है कि आपको इतना करना ही करना है, तो तुरंत प्रेशर में आ जाते हैं। हम टेंशन में आते हैं, अरे हमें ये काम करना है, क्या हम उसको बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं? हाँ इसको म्यूट कर दो, इस कैमरे को। क्या किया जाए, बड़ा अजीब है ये लोग। तो ये डिप्रेशन के मरीज हो जाते हैं, जो बिल्कुल अवसाद में चले जाते हैं, बिल्कुल गुमसुम रहना, उनका खाना पीना बिल्कुल भी ठीक ना होना, किसी से बात ना करना, किसी एक्टिविटी में, घर के काम में या कोई भी काम उनको बोलो, वो बिल्कुल भी मतलब बहुत सुस्त तरीके से करेंगे या तो नहीं करेंगे, चुपचाप बिस्तर पे पड़े रहेंगे। इसे कहते हैं अवसाद। ठीक है, नेक्स्ट है द्विध्रुवी विकार। मतलब 2 प्रकार के विकार, या तो बहुत ज्यादा खुश हो जाना या एकदम से चुप हो जाना। कभी व्यक्ति होता है वो एकदम से बहुत ज्यादा खुश हो गया किसी बात को लेके, लेकिन उसी बात को लेके एकदम से चुप हो जाना। ये हमारे जो मूड के अंदर होता है ना, मूड के अंदर बार बार से एकदम से बदलाव का आना, ये भी एक मनोविकार का कारण है। चिंता संबंधी विकार, जैसे कि व्यापक चिंता, किसी बात की बहुत चिंता। अब पेरेंट्स को बहुत चिंता होती है बच्चों के बारे में, 100 तरह की बातें। इनके लिए हमें ये करना है, इनके लिए हमें ऐसे देखना है, हमें ये करना है। यहाँ तक ठीक है, लेकिन उसको एक बहुत ज्यादा डीपली लेना, ये तो करना ही करना है, लेकिन हम कर नहीं पा रहे। हमारी जितनी कोशिश है हम उतना कर रहे हैं। अगर हम मान लो हमारा कोई एक टेस्ट देने नौकरी जा रहे हैं, हमारी एबिलिटी तो क्लर्क की है और हम पेपर दे रहे हैं यूपीएससी का, वो नहीं कर पा रहे, तो हम अपनी एबिलिटी को नहीं पहचान पा रहे, हम अपने सामर्थ्य से ज्यादा कर रहे हैं, जो कि कभी भी सक्सेस नहीं होता। हमें अपने सामर्थ्य को भी पहचानना है और उसी के अनुसार छोटे छोटे गोल अचीव करने हैं कि हाँ, पहले ये करें, पहले हम छोटा पढ़ें, अच्छा पढ़ें, उसके बाद हम बड़ी बड़ी चीजों को पढ़ पाए, बड़ा काम कर पाए। अभिघात के बाद तनाव विकार या पोस्ट ट्रॉमेटिक तनाव। हाँ, कभी कोई चोट लग गई है, एकदम से चोट लग गई, उस वक्त तो हमें ठीक रहा, लेकिन बाद में कोई अंग भंग हो गया, उसके बाद हमें एकदम से बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है। अरे हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारे पैर में चोट लगी, हमारा हाथ कट गया, हमारा पैर कट गया, लेकिन हम ये नहीं सोचते ये तो हुआ है, पर हमारी जान बच गई। सबसे बड़ा कारण है, हमारी जान बच गई।
हम इसके बिना भी रह सकते हैं, लेकिन जब जान ही नहीं होगी तो हम क्या कर पाएगा? कोई कुछ नहीं कर पाता। थोड़ी हानि हुई है, बिल्कुल हुई है, लेकिन इस चीज को भी स्वीकार करना कि बहुत कुछ अभी हमारे पास बच गया है। एक बार मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनको, साइंस वो उन्होंने कंप्यूटर वगैरह बहुत अच्छा वो करा, जबकि बिस्तर पे लेटे रहते थे, वो बिल्कुल अपाहिज थे। हाँ, कुछ कह रहे हैं अलका जी? स्टीफन हॉकिंस हाँ मैम। हाँ हाँ, बिल्कुल राइट। वो बिल्कुल अपाहिज थे, बिस्तर पे लेटे रहते थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और देखो कितना अच्छा वो किया कि आज हम लोग इतनी दूर बैठ के भी सुविधा से पढ़ पा रहे हैं। तो ये सकारात्मक पॉजिटिव सोच है, पॉजिटिव दिशा में सोचना है। अगर वो ये सोच के बैठते, अरे मैं तो ऐसे हो गया, मैं क्या करूं, अब मैं तो दूसरों पे बोझ हो गया। ठीक है, बोझ है, वो परिवार उनका साथ दे रहा है, डॉक्टर साथ दे रहे हैं, लेकिन उनकी क्या था, सब हाथ पैर बिल्कुल शिथिल थे, लेकिन क्या चल रहा था? दिमाग, उनका मन। उन्होंने अपने मन के बुरे विचारों पर, विकारों पे विजय पाई। उन्हें अपने विकारों को कंट्रोल में किया, डिप्रेशन को कंट्रोल में किया। नहीं, ऐसे नहीं। एक तो सोचना है, हमारा दिमाग का काम है सोचना, वो सोचेगा, लेकिन उसको सही दिशा में सोचना। अच्छा है कि बिल्कुल नकारात्मक सोच रखे, जिससे कि उससे हमारा स्वास्थ्य भी प्रभावित हो, हमारी सारी स्वास्थ्य प्रभावित होगी तो हमारी आर्थिक स्थिति भी प्रभावित होगी, हमारी सामाजिक भी प्रभावित होगी। तो क्यों ना हम अपनी सोच को एक अच्छी दिशा दें। दिमाग का काम है सोचना। आप चुप बैठेंगे, थोड़ी देर कुछ ना कुछ सोचेगा, ऑटोमेटिकली सोचेगा। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपनी सोचों को एक सही दिशा, एक स्वस्थ दिशा दें। कैसे? किसी के बारे में नकारात्मक ना सोचें, अच्छा सोचें, अच्छा पढ़ें। अगर हमारे पढ़ना अच्छा होगा तो हमारे विचार भी अच्छे बनेंगे। या फिर नहीं पढ़ रहे, हम चुपचाप बैठे हुए हैं, चिड़े जा रहे हैं, सोच अरे उसने ऐसे कह दिया, या उस व्यक्ति ने हमें ऐसी बात कह दी, उस व्यक्ति ने कह दी, उसने अपने मन से निकाल दी, लेकिन हमने तो जबरदस्ती ओढ़े ली ना। उसने हमें बुरा बोल दिया, पर उसने क्या किया? बुरा बोल दिया और वो चला गया। पर हमने क्या किया? उसकी बात को अपने साथ रख लिया। हमने क्यों रखा उसकी बात को? क्या वो जबरदस्ती हमारे मन में अपनी बात डाल के गया? नहीं, हमने उसकी बात को अपने मन में जगह दे दी। तो हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हम किसी के भी बुरे विचारों को अपने मन में जगह ना दें। मन है, दिमाग है, सोचेगा जरूर, पर कोशिश ये रहनी चाहिए कि उसको एक स्वस्थ और अच्छा सकारात्मक सोच को सही दिशा देना। ठीक है? हाँ, अब जो है, मैं अपनी क्लास को यहीं खत्म करती हूँ, और मैं आप सबसे पूछती हूँ कि जो भी हमने आज पढ़ा है, इसके अंदर किसी को, हाँ, ये सिर्फ 2 लाइनें और रह गई, मैं 2 लाइनों को और पूरा कर देती हूँ। मानसिक विकार जैसे कि सिजोफ्रेनिया स्थितियां अनिद्रा, निम्न अंतर्निहित स्थितियां होने के कारण हो सकती हैं। हाँ, सिजोफ्रेनिया भी एक मानसिक बीमार है। बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा, मतलब किसी बात को, एक ही बात पे बार बार बोलते रहना, एक ही बात को पूरा दिन घर के लोगों को या आसपास के लोगों को एक ही बात के पीछे सुनाना, या उस बात को इतना ज्यादा पकड़ लेना कि भाई कब जब भी हमें मौका मिले, जब भी हम उस बात का किसी को ताना दे दें, ये भी हमारी एक तरह से मानसिक विकार ही कहलाता है। तो हमने आज यहाँ तक पढ़ा, इस बारे में किसी को कुछ पूछना है? कोई ऐसी बात? सभी लोग लेफ्ट हो गए हैं, तो आप बताइए, कुछ ऐसा है जो समझ नहीं आ रहा आपको? तो आप लोग जो है अपनी हाँ आ जी, रहा है मैम। ओके। तो ये जो है, आप सर ने जो पीडीएफ शेयर की है, इसको प्रिंट आउट करा लीजिए जल्दी से जल्दी, जिससे कि हमें पढ़ने में आसानी होगी। कई बार क्या होता है, नेट वीक होता है तो स्क्रीन शेयर करने में भी दिक्कत आती है, और हमारे पास अगर हमारी पीडीएफ होगी तो हम उसको बार बार दिन में भी 1-2 बार खोल के पढ़ सकते हैं, किताब की तरह। ठीक है, ओके। और कुछ पूछना है? ठीक है, ओके। जय श्री कृष्णा मैम। जय श्री कृष्णा। चलिए, शुक्ला सर, शुक्ला सर। शुक्ला सर।
हाँ शुक्ला सर, मेरी बात सुन रहे हैं आप?